जी जी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 85 मिनट्स का कंटेंट था, जिसे एडिट करके 15 मिनट पे लाया गया और उसके बाद जो तासुर वो चैनल HBO देना चाहता था, एंकर देना चाहता था, वो दिया और उस पर काफ़ी लयादेवी हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी शिकायत भी कर रही है। उसके बाद आज जो है, अब तक की खबर के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों जो है अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ पे वो सदर बाइडन से बात करेंगे और वो बात क्या होगी उसके बारे में बहुत सा कुछ अभी भी कहा जा सकता है। और क्या वो बात करेंगे, जिस तरीके से आज अफगान इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बयान दिया है कि जो तालिबान का एडवांस है वो सारा टेम्परेरी है और बड़ी जल्दी उनको रोक लिया जाएगा। इसी तरीके से हमने एक चीज़ देखी कि तुर्की जो कि इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है, उसने एक कमिटमेंट अपने सर पे ली कि वो काबुल एयरपोर्ट की जो हिफाजत है उसको करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कल तुर्की पहुंचे, जहां पे तुर्की की क़यादत से बातचीत शुरू हुई। और आप जानते हैं कि तुर्की का जब भी नाम आता है तो दोस्तों का नाम जहन में आता है। अफगानिस्तान के हवाले से तो क्या तालिबान तुर्की को पसंद करेंगे वहाँ पे रहना, क्या कोई डील हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन ने कहा है कि अगर टर्किश फोर्सेस यहाँ पे नहीं रहती तो वो अपनी एम्बेसी जो है उसको वापस विड्रॉ कर लेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब अफगान गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट ना करे कि उन्हें किसी किस्म की एयर सपोर्ट अमेरिकन दे सकेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। एक मंसूर खान को तो आप जानते ही हैं, ये एक बड़े प्राइवेट चैनल के अंदर एक एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं नईम कुर्बान, जो कि फिर एक बहुत बड़ा चैनल है उसके एक बहुत बड़े प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं। तो हम इन दोनों से पूछेंगे कि इनके एंकर्स तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल पॉलिसी के साथ चलना होता है, साथ उन्होंने कमोडिटी बेचनी होती है। न्यूज़ को भी आजकल आप जानते हैं कि कमोडिटी बना दिया गया है। तो ये जो उनको फीड करते हैं, बेसिकली जो एक प्रोग्राम बनता है उसको चलाने वाला एंकर नहीं होता, उसने सिर्फ तमाशा दिखाना होता है। पीछे जिसने वो सब कुछ अरेंज करना होता है वो ये प्रोड्यूसर हजरात ही होते हैं। तो पहले मैं शुरू करूँगा नईम कुर्बान से, जो एमफिल हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। नईम, कैसे देख रहे हैं आप अफगान सूरत हाल किस साइड पे जा रही है? अफगान सूरत हाल इस वक्त काफी तशवीशनाक हो रही है, चूंकि हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक अपनी नई असेसमेंट जो अफगान इंटेलिजेंस के हवाले से है, कि यूएस विड्रॉल के बाद सिर्फ 6 महीने में अफगान गवर्नमेंट जो है वो कायम नहीं रह सकती। क्योंकि पिछले चंद दिनों में जो हम देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में कि जितनी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर या मेजर सिटीज के सराउंडिंग में और ताजिक बॉर्डर के ऊपर तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया या कैप्चर किए हैं अफगान फोर्सेस के ऊपर, और वो भी बेशतर ऐसी चीजें, ऐसी सूरत हाल से कैप्चर किए हैं जहां पे इनको एक गोली भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और अफगान फोर्सेस ने सरेंडर किया उनके आगे। लेकिन इसी हवाले से, इसी खदशात को मद्देनजर रखते हुए कि अफगान गवर्नमेंट जल्द तालिबान के उस पर विड्रॉ सरेंडर कर जाएगी, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर डाल रहा है। और इसी हवाले से जो सवाल किया गया था एक इंटरव्यू में HBO के खान साहब से कि क्या वो हमें बेसिस पाकिस्तान जो है वो बेसिस यूएस को देने के लिए तैयार है या नहीं, जिसके लिए एब्सोल्युटली नॉट जो है का लफ्ज इस्तेमाल किया खान साहब ने। लेकिन उसमें बेसिकली देखा जाए तो सारा का सारा फोकस जो है ना, मैं जो उस इंटरव्यू के बाद हमारा पाकिस्तान में जिस चीज के ऊपर फोकस चला गया वो हम लोगों ने फोकस बना लिया एक और चीज को। वो थी शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू, जिसमें OBL को हमने शहीद या हलाक होने के ऊपर बहस छेड़ दी, ना कि जो अहम इशू था पाकिस्तान में जिसको टीवी चैनल्स को डिस्कस करना चाहिए था, वो ये था कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट सरेंडर कर रही है, हम बेसिस क्यों नहीं दे रहे, हम पे क्या प्रेशर्स हैं। इस चीज को जो हमें एड्रेस करना चाहिए था, वो जरूरी ये चीज थी, ना कि गैर जरूरी चीजों को मीडिया में डिस्कस करना चाहिए था। तो मैं इस हवाले से मीडिया जो हमारा फोकस होना चाहिए उसको मैं चाहूंगा कि हमें एक
एक्सपर्ट्स को बुला के एटलीस्ट जो है हमें पूछ लेना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर फोकस करके क्वेश्चंस किया जाए, ताकि अवाम में क्लैरिटी आनी चाहिए कि वहाँ में गवर्नमेंट की क्लैरिटी पॉलिसीज क्या है। देखो ना भाई, अपोजिशन इसको मद्देनजर रखती है। नहीं भाई, बात ये है कि अगर आप मीडिया से समझता है, अगर कोई के मीडिया गाइड करेगा तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक दो एंकर्स के अलावा आपको पता है कि तमाम एक तमाशा करने के लिए आते हैं। मैं भी प्रोग्रामिंग में रहा हूँ, आप लोग भी प्रोग्रामिंग में हो, आपको पता है किस तरीके से प्रोग्राम्स बनते हैं और प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट सही है। होते हैं। तो ये इस पे किसी दिन और करेंगे। अब मंसूर आपकी तरफ आऊँगा। तालिबान की स्ट्रेटजी के अंदर हिकमत अमली में एक बड़ा अजीब किस्म का जो है हमें नज़र आ रहा है, शिफ्ट नज़र आ रहा है। पहले तालिबान सीधा सीधा हमला करते थे, अब वो पहले अपील करते हैं अफगान आर्मी को कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आप हथियार फेंक दें। और उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है रिजल्ट भी आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि आर्मी जो है अपने हथियारों के साथ, हैवी वेपन्स के साथ तालिबान के सामने हथियार फेंक रही है। तो आप क्या समझते हो कि इस हिकमत अमली का पीछे असल चीज़ क्या, और क्या एक मैसेज देना चाह रही है तालिबान जो एक ग्रुप है? देखिए, मेरे ख्याल से तालिबान जो है वो दो किस्म के मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो मैसेज वो ये देना चाह रहे हैं कि वो एक जेन्युइन लेजिटिमेट वो एंटिटी है अफगानिस्तान की, और ये जो अफगान गवर्नमेंट प्रेजेंट है, जो जिसे हम अफगान नेशनल फोर्सेस कहते हैं, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है अफगानिस्तान की। अशरफ गनी पपेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो जितने भी वॉर लॉर्ड्स हैं उनको उस तरीके से अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने, जब से अमेरिकन विड्रॉल का ऐलान हुआ है, उन्होंने अपनी जो है वो अपनी जो जितनी भी मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा तेज कर दी है। मैं नहीं की बात देखें तो अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं और तकरीबन 400 के करीब उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आजाद जरा ये कहते हैं कि उनमें से आधे पे इस वक्त या तो तालिबान उनका उस पर बड़ी हद तक असर रसूख है। हाल ही में उन्होंने, जब से अमेरिकन विड्रॉल का ऐलान हुआ है, तो कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने 30 डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर लिया। और ये एक छोटी बात नहीं है। मतलब अफगानिस्तान की अगर आप सूरत हाल देखें तो वो एक ट्राइबल सोसाइटी है, और उसमें जो सबसे अहम उनका जो भी हाल ही में कब्जा हुआ है वो एक टाउन है कुंदूज का, शेर खान बंदर। ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये आपको, ये एक तरह से ताजिकिस्तान का गेटवे है। यहाँ से आप ताजिकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो जाते हैं। तो वो ये ना सिर्फ ये कि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज पे कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वो एक पैगाम भी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकन विड्रॉल हो जाएगा तो अगर कोई सही नुमाइंदगी करने वाला होगा अफगान कौम की, तो वो तालिबान होंगे। इसकी जितनी भी एंटिटीज हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या इवन अमेरिकन हो, उनको बात तालिबान से ही करनी पड़ेगी। इसी वजह से वो अभी तक तुर्की से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेस देने का ऐलान किया है उसकी वजह तो ये है कि आपने खुद बता दिया कि आपको रशीद दोस्तम के साथ तुर्की के ताल्लुकात रहे हैं। वो एक्साइल में भी जब था तो टर्की ही जाता था। सॉरी, हाँ बिल्कुल। और अशरफ गनी और सॉरी, तालिबान और दोस्तम का ताल्लुकात ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं। आपको मालूम है कि वो हमने भी डिस्कस किया था कि जब वो जो वाकया हुआ था, जब कंटेनर में डाल के इसने तालिबान रहनुमाओं, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उनको जिस तरीके से गैस चैम्बर्स में डाल के हिटलर की तरह इसने किया था, तो उसके बाद से तालिबान जो है इसका नाम भी सुनने को तैयार है। हाँ, बड़े बुरे हमने देखा था। उसके बाद से अभी तक इसके मॉस्को में भी देखा था, मॉस्को में ही आया है और बड़ा खुशी से इसने बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया। नहीं, मैं आपकी तरफ में दोबारा आऊँगा। अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आखिर ये क्या कह रहे हैं अमेरिका से? आप क्या समझते हैं कि इस दौरे के अंदर ये क्या हासिल करना चाहेंगे और क्या इनको मिलने की उम्मीद है? बेसिकली ये अपनी सिक्योरिटी चाहेंगे कि अफगान गवर्नमेंट सिक्योर हो, क्योंकि अब तक इंट्रा अफगान पीस डायलॉग शुरू नहीं हो सके। उनको जो यूएस की और अफगान तालिबान की जो डील थी उसके बाद इनिशिएट करनी चाहिए थी अफगान पीस डील, लेकिन वो इनिशिएट नहीं की जा सकी। बीजिंग ने भी कोशिश की, मॉस्को ने भी कोशिश की, मगर ये नहीं हो सका। अब बेसिकली अफगान गवर्नमेंट, अशरफ गनी और अब्दुल्ला वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। उनका मकसद ये है कि किसी तरीके से अफगान फोर्सेज यहाँ स्टे करें और अपने सिर्फ काबुल तक ही अगर वो महदूद रह के वो कोई गवर्नमेंट को सिक्योर कर। और दूसरी चीज जो वो चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हो जाया जाए, लेकिन इस चीज के ऊपर तालिबान, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा कि तालिबान तो अभी भी जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े शहरों को उन्होंने रुख नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे। काबुल के बाहर बैठे हुए काबुल को उन्होंने नहीं घेरा, वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ से बात करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अशरफ गनी इंतजामिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है,
और एक बात मैं कहूँगा कि जिस ग्रुप को मॉस्को होस्ट कर रहा है, जिसके साथ अमेरिका बात कर रहा है, उसे बार बार टेररिस्ट कह के, इसका मतलब है कि वो मॉस्को को और अमेरिका को टेररिस्ट का हमायती कह रहे हैं। तो इस वक्त उस डील के अंदर सबसे बड़ी तो खुद अशरफ गनी है। वो अपनी प्रेसिडेंसी बचाना चाहता है, दोबारा इलेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन जो डील के मुताबिक इंटरम सेटअप बनना था उसकी तरफ वो नहीं आ रहा। और इस चीज़ के ऊपर तो जो है डॉक्टर अब्दुल्ला भी खाइफ है। तो आप क्या समझते हो कि क्या अमेरिका की तरफ जाके इनको जाने पड़ने वाली हैं कि जो ये एक चीज़ पे आना चाहिए जिससे अमन की कुछ उम्मीद बन सकती है, उस साइड पे ये जा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन जो खुद करने की बात है वो अभी तक करने में ये फेल हो रहे हैं। ऐसा ही है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में जो है मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जैसे हिलरी क्लिंटन ने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि हमने अफगान सरजमीन छोड़ दी और उसके बाद हमने कोई वहाँ पे सेटलमेंट नहीं की। अभी भी अगर अफगानिस्तान को इसी तरह छोड़ देता है अमेरिका बगैर किसी सेटलमेंट के, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। खान साहब अपने उस इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और खून रेजी सिविल वॉर वहां पे ज्यादा बढ़ जाती है, तो सबसे ज्यादा इसकी जो असरात होंगे वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। 18,000 ट्रांसलेटर्स और जो दीगर जो लोग यूएस फोर्सेस और उनके साथ काम कर रहे थे, उन लोगों ने असाइलम के लिए या बाहर की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया यूएस को। अब यूएस कह रही हैं कि हम 1 साल का प्रोसेस लग जाता है, उनको हम वक्ती तौर पे कहीं शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का सबसे मुनासिब उन लोगों को एक ही जगह नजर आएगी कि पाकिस्तान में दोबारा एक मुहाजिरीन का जो है सैलाब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान हर जगह हर बड़े शहर के बाहर खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस सूरत हाल में बड़ी खंदा पेशानी, जिस तरह आपने कहा कि मॉस्को उनको होस्ट कर रहा है, बाकी मुल्क होस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो टेररिस्ट को होस्ट कर रहे हैं? यही सवाल मेरा इंडियंस के साथ है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जिस वक्त कतर में जाके तालिबान के साथ मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उन लोगों ने अपना जो स्टांस रखा हुआ था कि तालिबान के साथ हमने कभी या टेररिस्ट के साथ बात नहीं करनी, वो उससे मुकर चुके हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट वहां पे सिक्योर करना चाहते हैं। $3 अरब जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं वहां, जो अफगान गवर्नमेंट के साथ, एनडीएस के साथ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो हम जानते हैं आईएसआईएस जो वहां क्रिएट की गई है, तो इस चीज को वो सिर्फ सिक्योर करना चाह रहे हैं। और इस चीज के लिए उन्होंने कतर में जाकर तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश की है। खैर उसकी अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं तालिबान आई, ने इनकार और किया है। तस्दीक भी नहीं हो सकी दूसरे सोर्सेज से। जी, सोहेल शाहीन ने मुलाकात इसमें ऐसी हो नहीं सकी। इनकार किया, बिल्कुल। अब मैं मंसूर आपकी तरफ, जी हाँ। इंडियन फैक्टर की अभी नईम ने बड़ा किया। इंडिया अब तालिबान के साथ बातचीत करना चाह रहा है, यानी कि इससे बड़ा यू टर्न नहीं होगा जो इंडिया ने लिया। और दूसरी तरफ जयशंकर ने दावा भी किया कि उसकी मुलाकात जो फॉरेन मिनिस्टर ने फिर ARY के ऊपर उन्होंने कहा भी कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई नहीं हो सकी है। सोहेल शाहीन ने भी इनकार कर दिया। तो आप इस वक्त इंडिया की क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि हमने कल लाहौर का जो धमाका है वो भी तमाम उंगलियां जो हैं लिंक हो रहा है वो उधर ही जा रहा है। तो आप इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी देखते हो टुवर्ड्स अफगानिस्तान? देखिए, मैं इस बात उसी से लिंक करूंगा कि वो भी ये जानते हैं कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद जो सबसे बड़ी कुव्वत अफगानिस्तान में बनेगी वो अफगान तालिबान ही होंगे। तो वो ये समझते हैं कि उनसे बात किए बगैर जो है, और वो ये भी समझते हैं कि उनकी हॉस्टिलिटीज रही हैं शुरू से ही तालिबान के साथ, उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अशरफ गनी या जो अभी तक उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बना रखे हैं अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल बेमायनी हो जाएगी। तो वो इसलिए तालिबान से बात कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई खास इम्पैक्ट होगा। मैं जो अभी तक अमेरिकन स्ट्रेटेजी है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अभी तक ये समझ नहीं सके कि पाकिस्तान गुज़श्ता चंद सालों में काफ़ी बदल चुका है। अब उस तरीके से आप एक खून खौस कर फैसले नहीं कर सकते। और उसमें दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो रही है। अब आप एक इंस्टीट्यूशंस बने, मिसाल के तौर पे हमने नेक्टा बनाया था। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जितने भी फैसले होते हैं वो वन मैन शो नहीं होता, वो एक इदारे के तहत होते हैं। फिर NDMA बना, नेशनल डिजास्टर जब भी आता था तो वो NDMA के थ्रू होता था। इसी तरह NCOC बना अभी कोरोना के तनाजुर में, और अब नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि जितनी भी सिविलियंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया गया है। और कल आपको पता है कि वज़ीर आज़म जो थे वो ISI के हेडक्वार्टर में गए थे,
और उनको बाकायदा ब्रीफिंग भी दी गई थी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आप जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करें तो डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाता था कि वो बड़ी लाउबाली शख्सियत है, बड़ी कोई गैर संजीदा किस्म की शख्सियत है, लेकिन वो जितने लाउबाली और गैर संजीदा आपको नजर आते थे ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी की जो फॉरेन अफेयर्स की जो टीम थी वो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव थी और उतनी ही ज्यादा वो वाइब्रेंट होकर फैसले किया करती थी। उसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की दोनों से कई मामला में इख्तिलाफ होने के बावजूद उनको अपीज किया। आपको पता है तुर्की ने जब रशिया से S-400 खरीद लिए थे तो एक बहुत बड़ी खबर थी, और कि नेटो का मेंबर हो के वो इतना बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, जिससे तुर्की को फायदा तो होगा लेकिन रशिया को ज़ाहिर माली फायदा होना था। उसकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जंग के मुखालफत की और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ट्रंप जो है तुर्की पर पाबंदियां लगा दें, लेकिन ट्रंप ने तुर्की को अपीज किया। फिर आखिर में दिसंबर 2020 में आके अमेरिकन कांग्रेस ने खुद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ट्रंप के खिलाफ जाके बिल मंजूर करके तुर्की पे पाबंदियां लगाने का वो बिल पास किया था। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में फैसले किस तरह होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक ये 2001 में फंसे, 2001 में पाकिस्तान के मेरे ख्याल सी मुआहदा हुआ था, एक GLOC मुआहदा हुआ था, उसमें उनके फैसले हुए थे कि हमने अमेरिका को अड्डे देने, जिसमें शमसी एयरबेस और जैकबाबाद का शहबाज एयरबेस दिया गया था और लैंड रूट भी दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एक इंटरनेशनल अलायंस बना हुआ था। उस वक्त चाइना भी अमेरिकन जो उसकी एक उन्होंने उस वक्त उनके साथ था, सऊदी अरब भी उसकी बात कर रहा था। लेकिन अब तो बिल्कुल हालात डिफरेंट है, अब तो अमेरिकन विड्रॉल है, उन्होंने खुद करना है उसमें। और दूसरी बात है कि CPEC के तनाजुर में भी आप देखें तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि यूनिलैटरली जाके वो चाइना की प्रेजेंस होते हुए भी अमेरिका को बेसिस फराहम कर दे। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर वो एयर हमारी एक फ़ज़ाई हदूद मांगते हैं विदाउट आस्किंग फॉर एयर बेसिस और या ग्राउंड रूट, तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। अभी लिंडसे ग्राहम का ट्वीट भी आपने देखा होगा, जो अमेरिकन सेनेटर है, उन्होंने भी बड़ा जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा इतना बड़ा विड्रॉल कर रहे हैं, उसके लिए आपने पाकिस्तान को अभी तक एतमाद में नहीं लिया, ना आप उनसे बात करने को तैयार हैं। तो जो कुछ होगा वो उसने मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक वर्ड यूज़ किया कि वो बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा। तो मेरा यहाँ तक ख्याल है कि जी 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 तो मेरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नईम आपकी तरफ, अगले 2 महीने क्या देखते हैं आप अफगानिस्तान, और ये फिर आप मंसूर आप इसका जवाब देंगे। जी नहीं, आप रिपीट कीजिए। अगले 2 महीने आप अफगानिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाते देखते हैं? क्या इंट्रा अफगान के अंदर तेज़ी आएगी या फिर अशरफ गनी इंतज़ामिया इंडिया का हाथ पकड़ के मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगी और ब्लड शेड की तरफ लेके जाएगी? देखिए, इस वक्त जो अगले 2 माह है उसमें तालिबान तो उनका स्प्रिंग ऑफेंस का यही टाइम होता है, सबसे मौजूद टाइम है उनके लिए। अब उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया हुआ है आप देख रहे हैं उनकी फोर्सेस, उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। हाँ, वो लेकिन टाइम उनका यही होता है, यही होता है उनका टाइम। और आ गई तो उससे पहले उन्होंने ऑलरेडी उसको एक अच्छे तरीके से कैप्चर किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान पर दबाव आगे मजीद बढ़ता जाएगा। इंट्रा अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा, उसके अलावा बॉर्डर्स पे हमारे ऊपर प्रेशर होगा। अफगान गवर्नमेंट जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला बेशक इंडिया का हाथ पकड़ना चाहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी होगा कि पाकिस्तान की तरफ वो देखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली पाकिस्तान उनका नेबर है, पाकिस्तान से मदद चाहेंगे। एक और चीज जो हमारे मुल्क में अंदरूनी इंतशार और मजहबी इंतहा पसंदी है, उसके ऊपर बड़ा एक खदशा होगा कि अगर ये इंटेंसिफाई हो जाती है जंग, वहां पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देती है US फोर्सेस, तो फिर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंद है, जो पहले भी जिहाद की खातिर खड़े हो गए थे, उनका क्या रद्द अमल होगा? इस चीज को एड्रेस करने की काफी जरूरत है कि पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करेगा। हमें बड़ी ही कैलकुलेटेड अंदाज में इस दफा जो है इन सारी चीजों को देख के, एक जमहूरी हमारी असेंबली है, पार्लियामेंट में भी इसको लेके जाना चाहिए, डिबेट ओपनली बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें सारों की जरूरत नहीं पड़ती, फॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग रखी जा सकती है मेन लीडर्स की, ताकि सबको इस चीज में शामिल रखा जाए। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है वो वही है कि यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी और इंतशार का फैलाने का खदशा जो है ना, वो बढ़ जाएगा अगले 2 माह। जी मंसूर, आप क्या कहोगे अगले 2 महीने कैसे? बिलाल साहब, मेरा ख्याल है भी आपने इंट्रा अफगान डायलॉग की बात की, तो मुझे तो उसका कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि मैं अगर अफगान एस्टेब्लिशमेंट में देखें तो 3 लोग हैं
जिन्होंने पूरे इंट्रा अफगान डायलॉग को सबूताज करके रख दिया। उसमें एक तो अशरफ गनी है, ऑफ कोर्स उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि इंट्रा अफगान डायलॉग हो। दूसरा, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला साले, आपको मालूम है अच्छी तरह कि वो एनडीएस में उसने 8-10 साल काम किया और उसने वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि वहां पे जितनी एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटीज हो सकती थी वो उसने करवाई। पाकिस्तान के अंदर उसने कई मूवमेंट्स को सपोर्ट किया और अभी भी आपको पता है एनडीएस किस किस्म के मूवमेंट्स को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही है। और तीसरी शख्सियत है जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, हमदुल्ला मोहिब। तो जिस किस्म के बयान देता है वो तो किसी थर्ड क्लास डिप्लोमेट के भी बयान ऐसे नहीं हो सकते। हाल ही में उसने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिए, और ये वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो शख्सियत है कि जिसको खुद अमेरिकन ने बाहर निकाल दिया था कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपसे बात की जा सके। तो मेरे ख्याल में अमरुल्ला साले, अब्दुल्ला मोहिब और अशरफ गनी के होते तो इंट्रा अफगान डायलॉग पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो वही चीज़ देख रहा हूँ जो 80s में जब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एक वैक्यूम पैदा हो गया था अफगानिस्तान में, जिसके बाद तालिबान ने कैप्चर किया था, वो उसी किस्म की सिचुएशन लग रही है। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल है कि दो चीज़ें होंगी। एक तो ये वो देखें कि तालिबान के साथ किस हद तक हम एक उस पैक्ट पे पहुंच सकते हैं कि म्यूचुअल एक एग्रीमेंट हो जाए कि अगर वो आके आगे काबुल तक आते हैं या कंधार तक आते हैं या उन एरियाज तक आते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर डायरेक्ट लगता है, तो किस तरीके से हम साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल से अफगान मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। नईम ने बड़ी अच्छी इस बात की निशानदेही की, उसको हमें टैकल करना पड़ेगा क्योंकि 80s में हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था तो अमेरिकन जो थे वो उनका काम यहाँ खत्म हो गया था, वो चले गए थे। हम पे अचानक एक बहुत मुश्किलात आ गई थी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तो हम बिल्कुल कैलकुलेट करके बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होकर चीज़ों का सामना कर सकते हैं। बात ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला अब जो एक नया फैक्टर है, जो सबसे ताकतवर फैक्टर है, वो चाइनीज़ फैक्टर भी है। और अब्दुल्ला के अगर आप ट्विटर को पिछले 2-4 साल में करें तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जहाँ तक अफगान तालिबान की बात है तो कल किसी चैनल पर मैं देख रहा था तस्वीर किसी वेबसाइट के ऊपर कि बदख्शां के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो उसका इंचार्ज है गवर्नर, इज़ एथनिकली ताजिक्स। तो अब आपका ये कहना कि तालिबान से पश्तून तहरीक है तो इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स जो हैं नेशनलिस्ट जो नेशनल हैं वो भी आ चुके हैं, क्योंकि ये तो भाई मानना पड़ेगा अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका तो जा रहा है। जो बेल्ट जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है वो तो मेजॉरिटी पश्तून है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब खाली उसे आप ये नहीं कह सकते। बेसिकली हमारी इस पर बात भी हुई थी कि तालिबान मूवमेंट पहले पश्तून मूवमेंट की, अमेरिका ने आके उसे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दिया, लोग दरादर उसमें शामिल होने शुरू हो गए, पश्तून भी नॉन पश्तून भी। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा जो दिया है वो सुहेल शाहीन का कुछ माह पहले आप लोगों ने भी बयान उनकी ट्वीट में देखा होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत जो बनाएंगे उसके अंदर तमाम एथनिक ग्रुप्स को हम बराबर जो है ना शरीक करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। तो अभी मसला सिर्फ यही आ रहा है, आज रशिया ने भी कहा है कि खाना जंगी हो सकती है। खाना जंगी नहीं होगी अगर आप दोहा एग्रीमेंट को उसके जो कुछ एग्री किया गया था उसके मुताबिक लाएं। और आप रुकावट क्या है आपको पता है? एक बंदा है और उस एक बंदे के पीछे कौन है वो आपको पता है, और कल उन्होंने हमें सिग्नल्स भी दिया है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे नईम कुर्बान को और मंसूर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।